हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम PSC अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महासागरीय नीतल के उच्चावच। अब यहाँ से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंटर कर चुके हैं जल मंडल का पार्ट। अभी तक जितने भी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, वह सभी क्या थे? स्थल मंडल के पार्ट थे। स्थल मंडल में होने वाली विविध जो है घटनाओं के बारे में हमने जाना था और स्थल मंडल पर जो द्वितीय श्रेणी क्रम के उच्चावच थे उन सभी को हमने अभी तक पढ़ा है। यहाँ से हम इंटर कर चुके हैं जल मंडल वाले टॉपिक्स पर। और जल मंडल का आशय क्या होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी समस्त जल राशि है उसी को हम यहाँ पर जल मंडल से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो है 71% भूभाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इसी के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, वह सभी जो है जल का एक पार्ट होती हैं जिसे हम जल मंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अभी तक, ठीक है, इसके अलावा जो 29% भूभाग है वह क्या होता है? स्थल भाग होता है। स्थल भाग के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ से हम जितने भी अब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह सभी क्या रहेंगे? जल मंडल के ही टॉपिक रहेंगे। आज इसमें हम जानने वाले हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरा 71% भाग है वह क्या है? एक जल राशि है। परंतु हम जैसा जानते हैं कि उसमें से भी जो हमारे एक पीने योग्य पानी है वह तो बहुत ही कम जो है, लगभग 0 पॉइंट जो है उससे भी कम जो है परसेंटेज ही हमारे पीने योग्य पानी होता है। परंतु जो बहुत सारा पानी है, जल है, वह कहाँ पाया जाता है? लगभग 97% जो जल है वह कहाँ पाया जाता है? महासागरों में और सागरों में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे अर्थ पर मुख्यतः 5 महासागर, बड़े बड़े विशाल महासागर मौजूद है, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, फिर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है फिलहाल। तो ये जो सभी महासागर है इसी में जल का 97% भाग जो है मौजूद है। अब इसी महासागर में होने वाली जो अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग जो स्थितियां हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम क्या है? महासागरी नीतल के उच्चावच। अब महासागर तो आप जानते हैं, महासागर बड़े बड़े जो है विशाल जल राशि के जो है हमारे लिए क्या है? स्रोत हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर नीतल का आशय समझ लीजिए। पहले अगर कोई भी महासागर होता है तो उस पर जो जल का ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जहां पर हम जल को टच करते हैं, वह क्या होता है? महासागर में जल का तल वाला हिस्सा कहता है, ठीक है। और जो बिल्कुल नीचे वाला जो है सरफेस वाला एरिया हम कहें, ठीक है, जो महासागर में बिल्कुल सरफेस वाला यानी कि सतह वाला एरिया जो होता है उसे कहा जाता है नीतल, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि महासागरीय नीतल के उच्चावच यानी कि महासागर का जो सतह है, ठीक है, सागरों की जो सतह होती है उस पर विभिन्न ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं, भूभाग होते हैं, जिसकी अलग अलग विभिन्न आकृतियां होती है, उन्हीं को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, महासागरीय नीतल के उच्चावच इस टॉपिक में। अब महासागरीय जो नीतल के उच्चावच होते हैं ये कौन से श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, ठीक है। तो जो स्थल भाग पर पाए जाने वाले उच्चावच होते हैं वह द्वितीय श्रेणी क्रम के उच्चावच होते हैं। और बहिर्जात बल के कारण जो उत्पन्न होने वाली विभिन्न आकृतियां होती हैं वह तृतीय श्रेणी क्रम के उच्चावच कहलाते हैं। और महासागर में जो बनने वाली विभिन्न ऊंचे उठे हुए अर्ध के भूभाग होते हैं या विभिन्न आकृतियां, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बात करें कि महासागरीय नीतल के उच्चावच क्या क्या या किस प्रकार से हम महासागरीय नीतल के उच्चावच को समझ पाए या एक माइंड में इमेज बना पाए। तो जिस प्रकार हमारी अर्थ पर, ठीक है, जो हमने स्थल भाग अभी तक पढ़ा है, स्थल मंडल भाग पर पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है, बहुत सारी जो है आकृतियां मैंने आपको बताई है। जिस प्रकार से स्थल भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वतों की स्थिति होती है, पठारों का जो है निर्माण होता है, उन सभी जो है प्रकार से उसी प्रकार से क्या होता है? महासागर का जो नीतल है, ठीक है, जो बिल्कुल सरफेस वाला एरिया होता है महासागर का, उस पर विभिन्न जो है प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, वही सब क्या कहलाते हैं? महासागरीय नीतल के उच्चावच कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो महासागरीय नीतल के उच्चावच होते हैं इनका निर्माण जो है किस प्रकार से होता है। एक चीज तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे
कि जितने भी जिस प्रकार से स्थल भाग पर हम देखते हैं पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान की स्थिति हो गई, ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी आकृतियां हमें कहां पर मिलती है, महासागर के नीतल वाले एरिया, यानी कि महासागर का बिल्कुल जो जमीनी स्तर वाला जो भूभाग होता है उस पर पाई जाने वाली इसी प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान जो भी वहां पर पाए जाते हैं उसको हम महासागर नीतल के उच्चावच कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब जिस प्रकार से हमारे स्थल भाग पर इनका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण मैंने आपको बता रखा है, पठार का निर्माण, मैदान का, इन सभी का निर्माण जिस प्रकार से स्थल भाग पर होता है उसी प्रकार से महासागर में भी इसी प्रकार से इन उच्चावचों का निर्माण होता है। मुख्यतः यहाँ पर इनके निर्माण की बात करें तो 4 प्रकार की जो है क्रियाओं के फलस्वरूप महासागर में उच्चावचों का निर्माण होता है। फर्स्ट तो एक चीज जो आप जानते हैं, विवर्तनिक घटना होने के फलस्वरूप। विवर्तनिक घटना का आशय क्या है कि जो प्लेटों के खिसकने के फलस्वरूप उसमें तनाव बल लगता है, संपीड़न बल लगता है, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटें गमन करती हैं, एक दूसरे की जो है दिशा में गमन करती है, तो वहां पर जब प्लेटें टूटती हैं तो कोई स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, विवर्तनिक घटना। इसके बाद एक और जो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में आशय क्या होता है कि उसमें एक लावा जो है उद्गार होता है और वह जब सरफेस पे फैलता है तो वहां पर भी कोई आकृति बनती है, ठीक है। तो एक क्रिया तो विवर्तनिक क्रिया और दूसरी ज्वालामुखी क्रिया, इन 2 क्रियाओं की वजह से हमारी महासागर में कुछ आकृतियां बनती हैं। इसके बाद मुख्यतः यहाँ पर बात करें तो अपर्दन की क्रिया, यानी कि किसी चट्टान को काटकर जो है किसी आकृति का निर्माण करना, ठीक है, तो अपर्दन की क्रिया। और लास्ट जो है यहाँ पर हम बात करें तो निक्षेपणकारी क्रिया या निक्षेपकारी क्रिया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं होती है, ये चारों क्रियाओं के फलस्वरूप ही जो है हमारे महासागर में क्या होता है, विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि पर्वत भी बनेंगे, पठार बनेंगे, मैदान बनेंगे इत्यादि। उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आप अभी चित्र देख रहे हैं इसी प्रकार से हम इसको एक एक करके समझेंगे। अगर फिलहाल हम बात करें कि महासागरी जो नीतल के उच्चावच होते हैं विभिन्न प्रकार के, उसको हम यहाँ पर मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 भाग जो है महासागरी नीतल के उच्चावच में ये आते हैं कि एक तो महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। महासागर में महासागरी जो नीतल के उच्चावच में पहला जो है भाग, इसे हम बांटते हैं महाद्वीपीय मग्न तट में। दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल में बांटा जाता है। इसके बाद महाद्वीपीय उत्थान, फिर होते हैं गहरे समुद्री मैदान, और फिर लास्ट 5वां जो भाग है वह है महासागरी गढ़। तो हम सिर्फ महासागर में क्या होता है कि महासागर की जो विविधता है, ठीक है, आप जानते होंगे ये चीज कि हमारे स्थल भाग पर जो विविधता पाई जाती है वो बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। परंतु जो महासागर है वह एक थोड़ा सा क्रिटिकल रूप से जो है हमें देखने को मिलता है। जितनी विविधता महासागर में पाई जाती है उतनी जो है हमारे स्थल भाग पर नहीं पाई जाती है। तो महासागर में बहुत सारी जो है विविधताएं होती है और महासागर जो है थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है। इसलिए हम यहाँ पर महासागर में बनने वाले जो उच्चावच होते हैं उनको मुख्यतः यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती है, उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि महाद्वीपीय जो मग्न तट का हमने भाग में बांटा है, तो महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है इसको हम चर्चा करते हैं। महाद्वीपीय जो है मग्न तट, इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब महाद्वीपीय जो है मग्न तट, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चित्र में बता देता हूँ। ये जो है यह है थोड़ा स्थल भाग, ठीक, यह है पूरा ब्लैक वाला एरिया, यह है स्थल भाग। यहाँ पर है ये सागर वाला, महासागर वाला एरिया। तो यहाँ पर जो जल होता है, ठीक है, सागर का या महासागर का, यहाँ पर महासागर का या सागर का जो जल और स्थल भाग, ठीक है, जल भाग और स्थल भाग जो दोनों जहां पर मिलते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन में, इसको कहा जाता है तट, ठीक है, समुद्र का तट या फिर तट रेखा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा। अब इस तट रेखा के बिल्कुल समीप वाले एरिया में, ठीक है, यहां से तट रेखा से लगाकर थोड़ी सी जो दूरी है, हम कहें कि वैसे ये बहुत ज्यादा जो है डिस्टेंस में पाई जाती है महासागर वाले एरिया में, क्योंकि महासागर जो होते हैं वह भी बहुत ही विस्तृत होते हैं। परंतु यहाँ पर हम चित्र में थोड़ा सा समझ पाएंगे कि इस तट रेखा से लगभग थोड़ी सी ही दूरी पर जो बिल्कुल एक समतल रूप में हमें जो है मिलता है, यानी कि जो स्थलीय भाग समुद्र में विलीन होता है, ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं महाद्वीपीय जलमग्न तट। अब यहाँ पर नाम से आप समझेगा, इसमें आ रहा है महाद्वीप की बात।
महाद्वीप क्या होते हैं, जो स्थल भाग होते हैं, बड़े बड़े विशाल स्थल भाग जब जल से चारों ओर से घिर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कह देते हैं। तो महाद्वीप का कोई भी अगर भूभाग जो जल में क्या हो जाए, मग्न हो जाए, यानी कि जल में डूब जाए, तो वो वाला जो रीजन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम जल महाद्वीपी जलमग्न तट। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है महासागर का या सागर का, ठीक है, वो बहुत ही छिछला होता है। जब कभी भी आप महासागर की अगर टूरिज्म पे जाएंगे, वहां पर घूमने जाएंगे या समुद्र वाले एरिया में भी जाएंगे, तो जब आप उसमें उसके किनारे की तरफ जो है उसमें जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि आप एकदम तो अचानक से डूब नहीं जाते कि उसमें जो है बहुत ज्यादा गहराई आ जाए। उसका जो छिछला वाला तट होता है, जहां पर आधे आप डूबते हैं या कुछ आपका हिस्सा ही जो है डूबता है, ठीक है, आपका कुछ शरीर का कुछ पार्ट तो आपको दिखाई देता है, पूरी तरीके से आप अचानक से डूब नहीं जाते। तो जो छिछला वाला पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, हमारा महाद्वीपीय जलमग्न तट। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो जलमग्न तट है, इसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। यह महासागर का क्या होता है, सबसे उथला हुआ भाग होता है। ठीक है, जो महासागरी बहुत गहरे होते हैं, महासागर बड़े बड़े बहुत ही इनकी जो गहराई होती है, उसका जो उथला हुआ भाग, ठीक है, उठा हुआ जो हिस्सा होता है, वही क्या होता है, यह महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। अब इसकी जो औसत प्रवणता है, औसत प्रवणता यानी कि प्रवणता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रवणता का आशय सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ढाल की चर्चा की जा रही है। इसका ढाल, ठीक है, 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। ठीक है, तो जो जलमग्न तट होता है उसकी औसत प्रवणता यानी कि उसका जो ढाल होता है वह क्या होता है, 1 डिग्री से भी बहुत कम होता है। यानी कि यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इसका जो ढाल है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि किसी जो ढाल होते हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, तो अचानक जो है आप उस पर जल्दी लुढ़क जाते हैं। अब जो ढलान जो है बहुत ही कम होता है, उसमें निम्न ढलान होता है, तो वहां पर आप उस पर जो है सरक सरक कर जो है लुढ़कते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ढाल होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे। और महाद्वीपी जो मग्न तट होते हैं, इनकी चौड़ाई में एक महासागर से दूसरे महासागर के बीच क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जो 5 महासागर मैंने आपको बताया, मुख्यतः तो 4 ही महासागर हम गिनते हैं, परंतु जो जैसे कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, तो जब 2 महासागर अपने आपस में जो है मिलते हैं, तो वहां पर कोई इस प्रकार से जो महाद्वीपीय जलमग्न तट होते हैं, तो दोनों ही महासागरों के जो महाद्वीपीय जलमग्न तट होंगे, उनमें भी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि किसी महासागर में तो अवसादों का जमाव हो जाता है, तो उसका जो है ये जो जलमग्न तट है वह क्या होता है, उभार की ओर होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होता है, किसी में जो थोड़ा सा गहरा होता है। तो ये जो महाद्वीपीय जलमग्न तट होते हैं वह 2 महासागरों में भी जो है उसमें डिफरेंस यानी कि भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इसमें अवसादों की मोटाई भी अलग अलग पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई महासागर में जो है अवसाद क्या हो रहे हैं कि ज्यादा जमा हो रहे हैं, तो वहां पर अवसादों की जो मोटाई है, यानी कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू आदि सभी जो है जमा होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नदी जो है लेकर चलती है, उसी प्रकार से जो समुद्र का जल होता है वह भी क्या करता है कि जो स्थल भाग से अवसाद को लेकर जाता है, और अंदरूनी जो गहराई वाला अवसाद होता है सागर में मौजूद, वह भी जो है बाहर की ओर लाता है। तो इस प्रकार से जब दोनों ओर से जब जल क्या करता है, गति करने के फलस्वरूप अवसाद को लाता और ले जाता है, तो यहाँ पर क्या कर देता है, महाद्वीपीय जलमग्न तट वाले एरिया पे अवसाद को जमा कर देता है। तो इसके फलस्वरूप इसमें अवसादों की मोटाई में भी जो है क्या होता है, अलग अलग पाई जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछट अवसाद, ठीक है, यानी कि जो स्थिर वाले जो अवसाद होते हैं, यानी कि जो बड़े कंकड़ पत्थर की हम यहाँ पर बात करें, तो इस तलछट वाले एरिया यानी कि जो छिछला वाला एरिया होता है, इसमें जो अवसाद होते हैं वह क्या होते हैं, जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं कि मुख्यतः जब जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य क्या होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम की बात करें या फिर जो जीवों के अवशेष होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, बहुत समय बाद जब मृत प्राय होने के बाद किसी इस वाले रीजन में, ठीक है, महाद्वीपीय जलमग्न तट में जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब जीव जो है मर जाते हैं और उनके अवशेष बहुत समय बाद जो है क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, तो जीवाश्म ईंधन के रूप में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि जो पेट्रोलियम गैस हो जाती है, प्राकृतिक गैस हो जाती है, पेट्रोल की बात करें, ठीक है, तो जो ईंधन हमें मिलते हैं, ठीक है, मुख्यतः वह इसी रीजन में हमें मिलते हैं। तो यह क्या हो जाते हैं, इस वाले रीजन में स्रोत यह जो है बन जाते हैं। और समुद्र में जो भी हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर इसके विशाल भंडार होते हैं। जितनी भी अत्यधिक जो हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, या फिर हम बात करें कि
प्राकृतिक गैसों की, ठीक है। तो ये जितनी भी हमें जीवाश्म वाले ईंधन होते हैं, यह सभी के जो प्राय स्रोत होते हैं वह कौन से स्रोत होते हैं, महाद्वीपीय जलमग्न तट पर भी ही जो हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं कि जो समुद्र के जीव होते हैं वह यहाँ पर आकर जो है क्या हो जाते हैं, तट के सहारे आकर मर जाते हैं। और यहाँ पर जब वो बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है अवसादों में जो है उसमें जो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्रिया करने के फलस्वरूप ईंधन का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग क्रिया है, जैविक क्रिया। तो यहाँ पर मुख्यतः याद रखेगा ये क्या होते हैं, प्राकृतिक गैसों और पेट्रोलियम के जो भंडार होते हैं वह हमें यहीं पर मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो हमारे भारत में गुजरात वाला जो तटीय इलाका देखते हैं, तो वहां पर आपको जो है ज्यादातर जो पेट्रोलियम की रिफाइनरीज है वही वहां पर मिलेगी। इसके बाद आपको जो मुंबई का तटीय वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर भी आपको इस प्रकार की रिफाइनरीज जहां से हमें पेट्रोलियम जो है प्राप्त होता है, तो वहां पर आपको इस प्रकार से समुद्र के किनारे ही फैक्ट्रियां जो है इसकी रिफाइनरीज की लगाई जाती है, ताकि वहां पर आसानी से उन कच्चे जो तेल होते हैं जो हमें मिलते हैं, पेट्रोलियम की बात करें या गैसों की, ठीक है, तो वहां पर उनको रिफाइन किया जाता है। तो इन सभी का जो संबंध है कहां से होता है, महाद्वीपीय जो है मग्न तट से होता है। अब एक चीज यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, तो मत्स्यन के जो है ये प्रमुख केंद्र होते हैं। यानी कि जो मछली पालन अत्यधिक जो है किया जाता है ज्यादातर, तो वो महासागरों के किनारे ही किया जाता है। मत्स्यन केंद्र जैसे कि हम बात करें कि डोगर बैंक, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो डोगर बैंक हो गया। इसके बाद एक और बैंक है जैसे कि न्यू फाउंडलैंड के पास जो है बैंक, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ये बैंक क्या होते हैं। तो ये जो बैंक होते हैं ये क्या होते हैं, मछली पालन के लिए जो है यूज होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो मछली पालन का जो कार्य होता है वो इसी प्रकार से जो जलमग्न तट होता है इसी के सहारे यहाँ पर किए जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर मछलियां होती है वो हमें तट के सहारे ही मिलती है, ठीक है। अब यह जो है महासागरीय नितल के कितने % भाग पर फैले हैं, तो 8.6% भाग पर हमें फैले हुए जो है मिलते हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय मग्न तट 8.6% भाग पर फैले हैं। और इन सभी की जो विशेषताएं कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, कितनी जो है अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मैंने अवगत करा दिया। अब हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं इसी का सेकेंड प्रकार, महाद्वीपीय मग्न ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब मग्न ढाल का मतलब यानी कि यहाँ पर एक चीज तो कि महाद्वीप के किनारे की बात आ रही है, महाद्वीप का कोई स्थल भाग है। इसके बाद मग्न ढाल यानी कि कोई ढाल है जो क्या हो गया, जल से मग्न हो गया, तो उसे हम कहेंगे मग्न ढाल। पहले आप चित्र में समझ लीजिएगा कि जो ये हमने अभी देखा महाद्वीपीय जलमग्न तट, और यहाँ पर आपको मिलेगा महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कि गहरा सागरीय तल, या यहाँ पर पाए जाते हैं मुख्यतः महासागर के मैदान, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो महाद्वीपीय ढाल है वह आपको कहाँ पर मिलेगा, एक तो कि महाद्वीपीय जो जलमग्न तट है उससे आपको महासागर वाले एरिया में आगे की ओर मिलेगा, और जहां पर जो यहाँ पर आपने को मैंने बताया कि जो ढाल होता है वह क्या होता है, बिल्कुल एकदम बहुत ही कम होता है। परंतु जब इसका जो महाद्वीप का एक कोई किनारा होता है, स्थल भाग होता है, वह क्या हो जाता है, अब सागर में जो है गहराई बढ़ने लग जाती है, महासागर का जो है अब वहां पर गहराई होने लग जाती है, क्योंकि जो तट वाला हिस्सा होता है वह क्या होता है, छिछला होता है। अब तट से जैसे ही गहराई बढ़ने लग जाती है और वहां की जो ये गहराई बढ़ना शुरू होती है, वह क्या होता है, एक ढाल होता है। और ढाल किस प्रकार से होगा, तो थोड़ी उसकी ढलान तीव्र रूप में होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब समुद्र का गहराई वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, और इसी ढाल को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पर लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि मग्न तट तथा सागरीय मैदान, ठीक है। यहाँ पर आपको सागरीय मैदान इससे आगे वाले हिस्से मिलेंगे। इन दोनों के बीच में तीव्र ढाल वाले जो मंडल पाए जाते हैं सागर महासागर में, उसको क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे एकदम बिल्कुल ढलान के रूप में, तो इसी को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी जो ढाल प्रवणता होती है वह मग्न तट के मोड़ के पास से क्या होती है, सामान्यतः 4 डिग्री से अधिक होती है। यानी कि यहां से आप बात करेंगे जो मग्न तट का मोड़ होता है, ठीक है, यहां से जब मग्न तट मुड़ जाता है तो इससे लगभग 4 डिग्री या उससे से ज्यादा ही जो है इसकी ढाल प्रवणता होती है, यानी इसका जो एंगल होता है वो लगभग 4 डिग्री से अत्यधिक होता है। जो मग्न ढाल होता है इस पर जल की जो गहराई होती है वह 200 मीटर से क्या होती है, 3000 के मीटर बीच होती है। अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर जो 0 मीटर होता है, ठीक है, हम कभी भी किसी स्थल भाग की अगर ऊंचाई मापते हैं या फिर महासागर की जो अंदर की गहराई मापते हैं, तो वह भी क्या मापते हैं, हम
इस समुद्र का जो तल होता है, ठीक है, ये तल मैंने आपको बताया, ऊपर जो जल की सीमा होती है वह उस तल से हम क्या करते हैं, किसी भी स्थल भाग की ऊंचाई मापते हैं और हम महासागर की गहराई मापते हैं। तो यहाँ पर जो समुद्र का तल होता है यह क्या होता है, बिल्कुल 0 मीटर होता है। इससे आप जब ऊंचे ऊपर की ओर जाएंगे तो स्थल भाग की मीटर जो है या फिर हम उसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मग्न ढाल की जो है इसमें जल की गहराई कितनी होती है, 200 मीटर से 3000 जो है मीटर के बीच होती है। अब ये वाला जो रीजन है, अभी मैंने आपको बताया जो महाद्वीपी यहाँ से मग्न तट से मुड़कर जो महाद्वीपी जो ढाल है, ये वाला जो है यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से 200 मीटर से लगाकर यह 3000 मीटर तक जो है क्या होते हैं, महाद्वीपी जो है ढाल पाया जाता है। और जो महाद्वीपीय जलमग्न तट है वह 0 मीटर से लगाकर 200 मीटर तक जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर, गहराई के आधार पर आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो इसकी जो गहराई होती है वह 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। और मग्न ढाल जो होते हैं समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% पर भाग पर फैला है। यानी कि यहाँ पर जो मग्न ढाल होता है वो पूरे महासागर का जो क्षेत्रफल होता है उसके 8.5% भूभाग पर यह इसकी स्थिति पाई जाती है। तो ये सभी जो है महासागर को काउंट करके बताया जाता है। इसके बाद मग्न ढाल जो होते हैं इस पर सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। अब चूंकि क्या होता है कि आप ढाल है तो यहाँ पर जो है एक ढलान पाई जाएगी। अब ढलान पर जो है किसी प्रकार का कोई निक्षेप जमा नहीं हो सकता। अब नॉर्मली अगर उसका ढाल एक या तो समतल के रूप में या थोड़ा कम, ठीक है, ढलान होती है तो वहां पर क्या हो जाते हैं कि जो सागर का जल है वह क्या हो जाता है, अवसाद को जमा कर देता है। परंतु जो सागर का निक्षेप होता है, यानी कि हम कहें कि अवसाद, यानी कि उसमें कंकड़ पत्थर, बालू पत्थर, तो अगर जल के द्वारा अगर कोई अवसाद इधर से होकर गुजर रहा भी है तो वह क्या हो जाएगा कि ढलान के सहारे जो है लुढ़क कर किसी आगे वाले हिस्से पर चला जाएगा या फिर पीछे वाले हिस्से में चला जाएगा। परंतु जो मग्न ढाल होते हैं उस पर यह क्या होते हैं कि जो अवसाद होते हैं वह टिक नहीं पाते। तो यहाँ पर सागर का जो अवसाद होता है उसका जो है निक्षेप उसमें अभाव पाया जाता है। इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार की, जिसमें को हमने बांटा है कि महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। अब कॉन्टिनेंटल राइज क्या है इसको हम समझते हैं पहले, कि जहां महाद्वीपीय ढाल का क्या होता है, अंत होता है, वही मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत हो जाती है। उत्थान का मीनिंग यानी कि कोई भूभाग है जो एक उठा हुआ है, ठीक है, आंतरिक बल लगने के फलस्वरूप अंतर्जात बल के कारण, ठीक है। तो उत्थान की शुरुआत होती है और गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग क्या होता है, समतल होकर महासागरीय नीतल मैदान में विलीन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तक हम आ चुके हैं अभी महाद्वीपीय ढाल तक, ठीक है, महासागर वाले इस वाले रीजन में। अब यहाँ से जब आप जाएंगे तो ये वाला जो रीजन आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो ढाल है सतह का, सरफेस का, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ढाल मंद पड़ जाता है तो मंद ढाल से लगाकर जो आगे वाला रीजन है, यानी कि जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम बात करें कि महासागर की जो सरफेस होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस मैदान से लगाकर और महाद्वीपीय ढाल दोनों के बीच में जो मंद ढाल वाला जो समतल भूभाग होता है, ठीक है, तो वहां तक पूरा जो रीजन या क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। तो इस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा महाद्वीपीय उत्थान। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रकार की, तो इसमें आते हैं गहरे समुद्री मैदान, यानी कि डीप सी प्लेन। अब डीप सी प्लेन जैसे कि मैदान आपने स्थल भाग पे पढ़े हैं, ठीक है, उसी प्रकार से क्या होते हैं, बिल्कुल मैदान की आकृति सभी जगह जो है सेम होती है। मैदान मैंने आपको बता रखा किसे कहा जाता है, तो मैदान इसी प्रकार से समुद्र में भी जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो गंभीर सागरीय मैदान होते हैं या फिर गहरे सागरीय मैदान क्या होते हैं कि जो सागर की जो सतह होती है उस पर पाए जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर हम गहरे समुद्री मैदान कह देते हैं। अब यह चित्र के अकॉर्डिंग आप समझिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से लगाकर लगभग 200 मीटर तक क्या पाया जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट। इसके बाद 200 से 3000 मीटर तक क्या पाया जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसके बाद यहाँ पर आप पाएंगे तीसरे नंबर पर गंभीर सागरीय मैदान, यानी कि समुद्री मैदान। तो आप जब 3000 से 6000 मीटर की जो गहराई होती है उसमें आप समुद्र की गहराई में जब जाएंगे तो वहां पर आपको ये समुद्री मैदान आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपके मन में कोई इस प्रकार का डाउट है कि सर हम महासागर के जो है इतनी गहराई को जो है किस प्रकार से जो है ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इजीली समझा देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे पास जो सोनार यंत्र होता है, ठीक है,
सोनार एक जो है समुद्री तरंगे छोड़कर जो है हम उसको जो है समुद्र के भूभाग को यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि समुद्र में किस किस प्रकार की जो है आकृतियां विभिन्न या कोई चीज अवस्थित है। ठीक है, तो सोनार जो तकनीक है, ठीक है, जो पनडुब्बी में भी जो है यूज की जाती है हमारी, जैसे कि जो साइंस का पोर्शन है थोड़ा सा सोनार तकनीक, तो उस सोनार तकनीक का जो है यूज करके ही जो हम क्या करते हैं कि समुद्र में पाई जाने वाली जो है विभिन्न आकृतियों को यहाँ पर हम चेक करते हैं और पता करते हैं कि जो इसी प्रकार से कि ये विभिन्न जो आकृतियां मैं आपको बता रहा हूँ, विभिन्न प्रकार जो आपको बता रहा हूँ, ये सभी जो है इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि कहाँ पर मग्न तट है, ढाल है, फिर उसके बाद मैदान पाए जाते हैं, फिर गर्द पर्वत, ये सभी जो है इसी तकनीक के फलस्वरूप ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो गहरे समुद्री मैदान की हम बात कर रहे हैं, तो यह क्या होते हैं, गहरे समुद्री मैदान महासागरीय बेसिन हो। ठीक है, जो महासागर का बेसिन होता है जहां पर जल क्या पाया जाता है, बहुत ही विशाल मात्रा में गहराई में पाया जाता है, उसके मंद ढाल वाले क्षेत्र, ठीक है, जहां पर ढाल क्या हो, सतह का बहुत ही कम हो, उस रीजन में यह क्या पाए जाते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इसके बाद समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 70%, ठीक है, से अधिक क्षेत्र पर इनका विस्तार है। यानी कि जितना भी पूरा हमारे महासागर का रीजन है, जलमंडल की हम बात करें, ठीक है, तो उस जलमंडल वाला जो एरिया है महासागर रीजन में, उस सभी क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पर क्या पाए जाते हैं, समुद्री मैदान। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से स्थल भाग पर आपने मैदान बड़े बड़े जो है विस्तृत रूप में देखे हैं, उसका लगभग 70%, ठीक है, महासागर में भी इसी प्रकार से विस्तृत रूप में महासागरीय मैदान गहरे भूभाग में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय कि जो इनका विस्तार होता है वो भिन्न भिन्न महासागरों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अटलांटिक ओशन में आपको जो मैदान मिलेंगे वह अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, इसी प्रकार से हिंद महासागर में भी उसकी स्थिति के आधार पर मैदान मिलेंगे, तो ये सभी अलग अलग होते हैं। अब प्रशांत महासागर में जो इनका सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि जो प्रशांत महासागर क्या है, वह बहुत ही बड़ा जो है महासागर है, आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसमें जो है जो गहरे समुद्री मैदान है वह भी क्या होते हैं, प्रशांत महासागर में भी सर्वाधिक विस्तार पाए जाते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ा महासागर है और उसमें जो है मैदान भी एक विस्तृत रूप में ही पाए जाते हैं। और ये मैदान जो होते हैं वह क्या होते हैं, महीन कणों वाले अवसादों, जैसे कि मृत्तिका। अब मृत्तिका क्या है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि महीन कणों वाले अवसाद यानी कि जो एकदम बिल्कुल जो है मिट्टी के समान बारीक जो है कण होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। तो उससे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो चीनी के मिट्टी के कप आपने देखे होंगे, ठीक है, तो जो मिट्टी के कप बनाए जाते हैं वह क्या होते हैं, एक मृत्तिका नाम की जो है मिट्टी, या हम कहें कि बिल्कुल महीन बारीक जो कण होते हैं उनसे मिलकर जो है मिट्टी या चीनी के कप जो है बनाए जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मृत्तिका कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गाद, ठीक है, बिल्कुल ही एक जो घिसा हुआ पाउडर जैसा मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर हम गाद कहते हैं। तो इन सभी से मिलकर जो है क्या होता है, ये मैदान ढके होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैदान होते हैं उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सभी जो है पाए जाते हैं, परंतु जो महासागर का जो तली वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल नितल की बात करें हम, तो वहां पर क्या होते हैं, जो अवसाद होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो वहां पर इसी प्रकार से जो गाद है, मृत्तिका है, जो बारीक कण होते हैं, उससे मिलकर यहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स कि महासागरीय गर्त, ओशियन ट्रेंच। अब ओशियन ट्रेंच गर्त तो आपने सुना ही होगा। अब गर्त, महासागरीय गर्त की बात करते हैं तो गर्त जो है हमें कहां पर मिलते हैं। अब हम तीसरे नंबर तक पॉइंट तक यहां पर आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहां पर जब आप 6000 मीटर से 9000 मीटर की गहराई पर, ठीक है, महासागर की जो गहराई में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत ही गहराई पर आपको मिलेंगे महासागरीय गर्त, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रेंच। ठीक है, तो गर्त जो है बहुत ही गहरे हिस्से होते हैं जो महासागर में बहुत ही अत्यधिक गहराई तक पाए जाते हैं। तो ये होते हैं गर्त। ये महासागर के क्या होते हैं, सबसे गहरे भूभाग या भाग होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। अब ये जो है महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर जो है फैले होते हैं। पूरे महासागर वाले जो क्षेत्रफल होता है उसका 7% भाग पर क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। और आकार की दृष्टि से महासागरीय जो गर्त होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब 2 भागों में किस प्रकार से समझिएगा, एक तो आपने सुना है कि खाई होती है, ठीक है, जैसे कि मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, खाई यानी खाड़ी होता है, ठीक है, तो मेक्सिको की खाड़ी सुना होगा, बंगाल की खाड़ी सुना होगा। तो इसका इंग्लिश में भी इसे क्या कहा जाता है,
गल्फ कहा जाता है। ठीक है, तो मेक्सिको की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो एक तो खाई सुना होगा, दूसरा जो है आपने गर्त सुना है। ठीक है, ट्रेंच। तो अब ये दोनों ही जो है लगभग सिमिलर हमारे जो है माइंड्स में होते हैं, परंतु यहाँ पर हमने क्या किया कि गर्त को दो भागों में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका नाम भी अलग अलग है। खाड़ी जो है उसका जो शेप होता है वह थोड़ा जो है अलग होता है, और गर्त जो है उसकी थोड़ी गहराई के आधार पर यहाँ पर हम बांटते हैं। ठीक है, तो जो गर्त होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो लंबे जो गर्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खाई कहते हैं, जबकि कम जो क्षेत्रफल वाले होते हैं किंतु गहरे होते हैं अत्यधिक, उसको क्या कहते हैं, हम गर्त कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो उसकी जो गहराई है वह बहुत ही कम है। ठीक है, परंतु उसकी जो चौड़ाई होती है वह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एक तो लंबाई ज्यादा होती है और एक चौड़ाई ज्यादा होती है, परंतु जो गहराई होती है यानी कि हम यहाँ पर जो गहराई की बात करते हैं वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है खाड़ी की बात में। परंतु यहाँ पर जो गर्त होते हैं, जैसे कि मेरियाना ट्रेंच की बात करें, सबसे गहरा जो गर्त है हमारी अर्थ पर। ठीक है, जो मेरियाना ट्रेंच है वो लगभग 11,000 ठीक है 22 जो है मीटर। ठीक है, इतनी जो है गहराई पर पाया जाता है। तो ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये क्या होता है, बहुत ही जो है गहराई पर हमें लगभग जो समुद्र का सबसे गहरा वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, गर्त ही होता है। ठीक है, तो जो बहुत ही ज्यादा गहरे होते हैं और सक्रिय होते हैं, ठीक है, कम क्षेत्रफल वाले परंतु अत्यधिक गहरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वह कौन सा है, मेरियाना गर्त है, जो कहां पर मिलता है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। अब यहां पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स की विश्व के सबसे प्रमुख, ठीक है, जो 10 सर्वाधिक गहरे गर्त हैं उनकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियाना गर्त ये सबसे ज्यादा गहराई पर है। यह कहां पर मिलेगा, तो प्रशांत महासागर में मिलेगा। इसकी गहराई याद रखिएगा। ठीक है, 11,033 मीटर लगभग। ठीक है, 11,022 मीटर भी कहीं पर मिलता है और 11,033 मीटर भी मिलता है। इसके बाद आप बाकी की जो है गहराई याद नहीं करेंगे चलेगा, परंतु इसकी गहराई याद रखिएगा। इसके बाद गर्त जो है वह आता है टोंगा गर्त, यह आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में। फिर इसके बाद फिलीपींस जो है गर्त ट्रेंच, यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद कुरिल कमचट का जो गर्त है यह भी प्रशांत महासागर में। इसके बाद जो कर्मा डेक ट्रेंच है यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच है, फिलीपींस ट्रेंच है, कुरिल कमचटका ट्रेंच है, कर्मा डेक ट्रेंच है। तो ये सभी आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद और भी जो 5 प्रमुख हैं इसमें आप देखेंगे कि इजू बोनिन जो ट्रेंच है यह आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में। इसके बाद जो जापान ट्रेंच है वह भी आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी अत्यधिक ट्रेंच है जैसे कि अटाकामा ट्रेंच, यह भी आपको प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। तो जो ज्यादातर जो है गर्त है वह आपको प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि ज्यादातर जो है अत्यधिक गर्तों का निर्माण प्रशांत महासागर में होने का रीजन क्या है, तो फ्रेंड सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, ठीक है, प्लेटों का विवर्तन वाला जो है गतिविधि होती है, ठीक है, प्लेटों के खिसकने की। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो बड़ी महाद्वीपीय एक तो प्लेट है अमेरिकी प्लेट, फिर इधर से एशियन प्लेट, ठीक है, तो दोनों ही क्या कर रही हैं, महासागरी जो प्लेट है प्रशांत महासागरी प्लेट, दोनों ही आपस में टकरा रही है। और टकराने के फलस्वरूप वहां पर क्या होता है, तो उसमें जो है गहरे गर्तों का निर्माण होता है। तो इसलिए ज्यादातर जो गर्त हैं वह हमें पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद 2 और गर्त है जैसे कि प्यूर्टो रिको गर्त, यह आपको मिलेंगे अटलांटिक महासागर में। इसके बाद दक्षिण सैंडविच जो ट्रेंच है यह भी कहां पर है, तो अटलांटिक महासागर में। कुछ भी जो प्रमुख यहाँ पर गर्त होंगे वह भी हम अलग से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने बात की। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर उच्चावच की लघु आकृतियों पर। अभी तक हमने जो प्रमुख बड़े बड़े विस्तृत भूभाग हैं, ठीक है, महासागर के नितल उच्चावचों में, उसको हमने देखा। परंतु इसके अलावा भी क्या होते हैं कि महासागर में विभिन्न आकृतियां, जो छोटी छोटी आकृतियां हैं, लघु आकृतियां, वह हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम उसी पर बात करने वाले हैं। इन लघु जो उच्चावच की आकृतियां हैं उसमें एक तो है कि मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं। इसके बाद प्रवाल द्वीप होते हैं। इसके बाद निमग्न द्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद समुद्री टीले भी होते हैं। इसके बाद अंतसागरीय जो है कंदरा पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है उच्चावच की छोटी छोटी लघु आकृतियां जो हमें कहां पर मिलती हैं, महासागर के नीतल वाले हिस्से में। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में इन सभी में भी जो है उनमें आते हैं। तो ये हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस पर बात करेंगे
अब मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कि एक चीज तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगी आपको, इस वाले इमेज में देखिएगा कि जो मध्य महासागरीय कटक है यह कहां पर मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मिड ओशियन रिज। ठीक है, तो जो मिड ओशियन रिज है यानी कि मध्य महासागरीय कटक, यह क्या होते हैं इस चित्र में पहले आप यह समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के समान फैली हुई आकृतियां हमें समुद्र में मिलती हैं, जिसे कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। अब मध्य महासागरीय जो कटक है वह नवीन बेसाल्ट चट्टानों, ठीक है, जो अवसादी चट्टानें होती हैं बेसाल्ट की, ठीक है, जो क्या होती है कि अवसाद के जमा होने से, चेंजेस होने से क्या होती है, बनती है। तो इसकी एक पर्वतीय श्रृंखला के समान पाई जाती है, या फिर यह कह सकते हैं कि ये अंतर्जली, ठीक है, यानी कि जल में विलीन, जल से डूबी हुई क्या है, पर्वत तंत्र के समान है। जिस प्रकार हमने स्थल भाग पर पर्वत तंत्र का मीनिंग क्या होता है, जिस पर बहुत सारे जो है पर्वत श्रेणियां एक ही जो है पूरे रीजन, एक किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो उसे हम पर्वत तंत्र कहते हैं। तो उसी के समान यहाँ पर हमारे जो महासागर होते हैं उसमें पर्वत तंत्र के समान ही जो है क्या पाए जाते हैं, मध्य महासागरीय कटक, जिसमें क्या होता है विविध पर्वत श्रेणियां या घाटियां पाई जाती हैं। अब एक चीज यहाँ पर आप समझिएगा कि हम जब कभी भी अगर समुद्र में कटक की बात करते हैं तो कटक और पर्वत दोनों में क्या डिफरेंस है यह समझिए। ठीक है, कटक क्या होते हैं कि इसमें थोड़ा सा ढाल का वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पर्वत के बारे में बताया कि पर्वत हम किसे कहते हैं, अगर वो आपको ज्ञात होगा तो पर्वत में जो ढाल होते हैं वह क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम तीव्र होते हैं। परंतु यहाँ पर जब हम कटक की बात करते हैं तो इसमें जो ढाल होता है वह इतना ज्यादा तीव्र नहीं होता है, उसमें जो है शिखर विद्यमान होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई लंबे लंबे पूरे रीजन में हम बात करें, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर हमें घाटियां भी मिलेगी, पर्वतों के समान कोई आकृति भी मिलेगी। तो ये इस प्रकार से जो खड़े टीले के रूप में हमें कोई स्थिति जो एक लंबे संकरे रीजन में या फिर एक तंत्र के रूप में पाई जाती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये जो मध्य अटलांटिक कटक होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे लंबा जो महासागरीय जो कटक है, जो उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में विस्तारित है। यानी कि जो आपको अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक ओशन, उसमें जो मध्य अटलांटिक कटक है वह क्या है, सबसे लंबा महासागरीय कटक है। यानी कि इसी प्रकार से जो कटकों की एक श्रेणी है, या फिर हम कहें कि पर्वतों के समान ही जो महासागर में जो अंदर रूप से जो विद्यमान है, ठीक है, वह सभी जो है सबसे लंबा महासागरीय कटक कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में, जो कहाँ पर है, उत्तर में। जब आप आइसलैंड देखेंगे, ठीक है, आइसलैंड द्वीप, ठीक है, तो उसमें आप वहां से जब दक्षिण में बोवेट द्वीप, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो जिस प्रकार से पूरा एक अटलांटिक कटक है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेजी के एस अक्षर का मतलब क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशियन है वह भी इसी प्रकार से एस अक्षर के भांति फैला हुआ है। तो इस पूरे रीजन में अटलांटिक महासागर में, ठीक है, जो कटक फैला हुआ है वह क्या है, सबसे लंबा हमारी अर्थ पर महासागरीय कटक है। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रमुख कटकों की। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जितने भी महासागर हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 महासागर तो मुख्यतः बताए, ठीक है, तो उसमें जो प्रमुख जो कटक है, ठीक है, अलग अलग महासागरों में, उनकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। महासागर एवं उनमें अवस्थित कुछ प्रमुख कटक। अटलांटिक महासागर में हम बात करें तो इसमें डॉल्फिन कटक मौजूद हैं, इसके बाद विविल थॉम्सन कटक, फिर इसके बाद टेलीग्राफ पठार, फिर इसके बाद चैलेंजर उभार, फिर रियो ग्रांडे कटक। ठीक है, ये सभी जो कटक है वह आपको कहां पर मिलेंगे, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, आंतरिक रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद हिंद महासागर में एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, ठीक है, फिर इसके बाद चागोस कटक, फिर सेशल्स कटक, ठीक है, फिर उसके बाद नोसो पूर्वी कटक। ये सभी कटक कहां पर मिलेंगे, हिंद महासागर में। तो इन सभी कटकों के नाम कौन से महासागर में पाए जाते हैं ये आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो इसमें जुआनडी जो फ्यूका कटक है, इसके बाद अल्बाटोस कटक है, चिली कटक, ठीक है, चिली कंट्रीज के आसपास ही, इसके बाद न्यूजीलैंड के पास में न्यूजीलैंड कटक, इसके बाद कोस्टलैंड कटक। ठीक है, तो ये जो है सभी अलग अलग महासागर में अलग अलग जो प्रमुख कटक है उनके बारे में हमने चर्चा की। अब
हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट आकृति की, प्रवाल द्वीप। कोरल आइसलैंड क्या है इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। अब प्रवाल जो द्वीप होते हैं यह कहां पर मिलते हैं, हम मुख्यतः महासागरों में जो है पनपे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रवाल द्वीप का जो निर्माण है वह किस प्रकार से होता है, तो जो एक समुद्री जीव होता है, ठीक है, मूंगा, ठीक है, मूंगा जीव के जो है मृत हो जाने से जब वह क्या हो जाता है कि जो अभी हमने बात की महाद्वीपीय निमग्न तट की, ठीक है, तो मग्न तट पर जब वह क्या हो जाते हैं कि मूंगा जीव मरने के बाद एक के ऊपर एक जब जम जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं कि एक चट्टान की भांति, ठीक है, समुद्र से बाहर की ओर हमें नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब द्वीप की तरह वह हमें दिखते हैं महासागर में तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो ये जो मुख्यतः प्रवाल द्वीप होते हैं कहाँ पर मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय महासागर, यानी कि लगभग जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें लगभग 0 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय एरिया है, ठीक है, उसमें आपको इस प्रकार के जो प्रवाल द्वीपों का निर्माण है इस वाले रीजन में मिलता है। तो उसमें प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित छोटे आकार के जो द्वीप होते हैं वह प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। यह गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे रहते हैं। जैसे कि चित्र में आप यहाँ पर समझिए कि ये जो है यहाँ पर आपको मिलेगा कोरल रीफ, ठीक है। तो जब कभी भी क्या होता है कि इस प्रकार से जो मूंगा जो जीव होते हैं वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और यहाँ पर जब एक के ऊपर एक जमकर एक कोई चट्टान के रूप में बड़ी जब वह क्या हो जाती है कि बाहर, ठीक है, समुद्र का जो तल होता है उससे बाहर आ जाते हैं तो वह हमें जो है क्या एक द्वीप की तरह जो है दिखते हैं। तो यह जो है इस प्रकार से एक प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ये हमें महासागर में मिलते हैं। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर हम बात करें कि जो द्वीप होते हैं, ठीक है, तो द्वीप 2 प्रकार से निर्मित होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि मूंगा जीव के मरने से प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है, और एक सामान्यतः जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया होने के फलस्वरूप भी क्या होते हैं कि आंतरिक रूप से, ठीक है, जो द्वीप का निर्माण होता है, यानी कि उसमें ज्वालामुखी का उद्गार होगा और वहां पर ज्वालामुखी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक वोल्केनो है और यहाँ पर क्या हुआ कि जो वोल्केनो होते हैं वह क्या हो जाते हैं कि बाहर की ओर प्रस्फुटित हो जाते हैं और जब जमकर बाहर आ जाते हैं तल से तो वही क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी। और इस प्रकार से एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो 2 प्रकार के द्वीप महासागर में बनते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 2 द्वीप, प्रवाल द्वीप और ज्वालामुखी, दोनों द्वीप जो है वह कहाँ पर बनते हैं, तो महासागर में। अब यहाँ पर प्रवाल द्वीप का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रवाल द्वीप का जो है बेस्ट एग्जाम्पल हमारे भारत के संदर्भ में आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। और अगर हम ज्वालामुखी द्वीप की समूह की बात करें तो ज्वालामुखी जो द्वीप समूह है उसमें आप देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, वह क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीपी समूह है, ठीक है। और लक्षद्वीप जो समूह है यह एक प्रवाल द्वीप समूह है। याद रखिएगा आपको इस वाले रीजन में यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है वह क्या है, प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप तथा हम बात करें इंडोनेशिया द्वीप की तो वह जो दोनों ही क्या द्वीप हैं, ज्वालामुखी क्रिया की होने के फलस्वरूप निर्मित द्वीप के उदाहरण। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि प्रवाल द्वीप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूरे विश्व की में तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जब उत्तर पूर्व में आप पूर्व की साइड जाएंगे फ्रेंड्स तो वहां पर आपको एक प्रवाल द्वीप मिलेगा सबसे बेस्ट, ठीक है, जो जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह संसार की सबसे बड़ी जो है, ठीक है, प्रवाल भित्ति, हम कहें कि प्रवाल द्वीप है या प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण होता है, जैसे कि भित्ति हम कहें एक, क्योंकि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, यह क्या है, कोई द्वीप नहीं है, ठीक है, यह सिर्फ एक भित्ति है, यानी कि एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह भी इसी प्रकार से मूंगा जीव के जो मरने से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले इलाके में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे प्रमुख ग्रेट बैरियर रीफ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यह एक द्वीप नहीं है, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर समुद्री टीले की। समुद्री टीला जो है यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कोई समुद्र में मौजूद टीला है, ठीक है, ऊंचा उठा हुआ कोई हिस्सा है जिसे हम कहेंगे समुद्री टीला। यहाँ पर आप इस सी माउंट को देख पाएंगे इसी चित्र में, ये ऊंचे उठे हुए जो पर्वतों के समानांतर हैं यहाँ पर मौजूद इस प्रकार से, तो इसे कहा जाता है सी माउंट, ठीक है। तो नुकीले जो शिखरों वाले एक पर्वत, ठीक है, जो समुद्री तली से क्या हो ऊपर की ओर उठता है परंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच सकता है, वह क्या कहलाता है, समुद्री टीला कहलाता है। इसका जो निर्माण होता है वह किससे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के घटित होने के फलस्वरूप होता है। और महासागर जो है प्रशांत महासागर पैसिफिक में, इसमें स्थित एम्परर, ठीक है, यह क्या है, समुद्री टीला
जो हवाईयन द्वीप का एक विस्तार है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, यह आपको पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा समुद्री टीले का एग्जाम्पल। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जब कभी भी अगर समुद्र में इस प्रकार से कोई टीला मौजूद है जिसकी हाइट लगभग क्या हो, एक पर्वत के समानांतर 1000 मीटर या उससे ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर 1000 मीटर से ज्यादा हो, ठीक है, पर्वत की भांति जो है अगर कोई मौजूद है इसी प्रकार से समुद्री टीला, तो उसे हम कहते हैं समुद्री पर्वत। ठीक है, समुद्री पर्वत कहते हैं, यानी कि ओशियन माउंटेन। ठीक है, परंतु अगर इस मीटर से यानी कि पर्वत की ऊंचाई से कम हो और अगर इसका जो शीर्ष हो, ठीक है, वह क्या हो, सपाट हो। ठीक है, इसी प्रकार का कोई समुद्री टीला जिसका क्या हो, शीर्ष सपाट हो, ऊंचाई कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुयोट कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखिएगा, समुद्री टीले के ही प्रकार है। अगर उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है पर्वत के समानांतर तो समुद्री पर्वत कहते हैं, और अगर उसकी जो ऊंचाई और शीर्ष सपाट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुयोट कहते हैं। ठीक है, तो ये आकृति भी इसी प्रकार से हमें इस वाले रीजन में मिलती है। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स हम अंतर सागरीय कंदरा। ठीक है, जैसे कि हमने गुफा अभी तक बहुत सारी बात कर चुके हैं, तो अंतर सागरीय यानी कि सागर के अंदर मौजूद कोई गुफा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले चित्र में समझ लीजिएगा कि जो अंतर सागरीय कंदरा है वह आपको इस प्रकार से मिलेगी। अगर कोई महासागर की सरफेस का भूभाग का कोई हिस्सा इस प्रकार से है कि उसमें कटाव करने के फलस्वरूप या फिर किसी कारण से, ठीक है, विवर्तनिक घटनाओं के होने के फलस्वरूप अगर किसी गुफा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गुफा हमें महासागर में मिलती है उसी को क्या कहते हैं, हम अंतर सागरीय कंदरा कहते हैं। अब महाद्वीपीय जो मग्न ढाल होता है, मग्न तट होता है, दोनों ही, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं मैं ये दोनों चीजें, तो इन दोनों पर संकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार वाली जो घाटियां होती हैं, इनको महासागर के अंदर होने के कारण अंतर सागरीय कंदरा अथवा केनियन कहते हैं। केनियन जो है नदी द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति है जिसे मैंने आपको बता चुका हूं। तो अंतर सागरीय कंदरा या फिर केनियन, इसे दोनों जो है हम पुकारते हैं। तो यह कहां पर मिलती है, महाद्वीपीय मग्न तट, जो मग्न ढाल है, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर हमें संकरी, गहरी और खड़ी जो है दीवार वाली घाटियों के रूप में हमें कोई गुफा मौजूद मिलती है। ठीक है, या फिर उसे हम कह देते हैं केनियन। अब केनियन जो होता है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पर समझिएगा केनियन का, कि हडसन जो केनियन है वह विश्व का क्या है, सबसे चर्चित अंतर सागरीय केनियन है। यानी कि यह जो हडसन केनियन है यह आपको कहां पर मिलेगा, जो हमारा कनाडा है, ठीक है, कनाडा के आप जब पूर्व में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी यूएसए की हडसन नदी। ठीक है, तो हडसन नदी के जो मुहाना है, यानी कि जहां पर हडसन नदी गिरती तो वहां से लगाकर जो अटलांटिक महासागर है उसमें आपको मिलेगा हडसन केनियन, यानी कि अंतर सागरीय कंदरा का एक एग्जाम्पल। तो यह सबसे क्या है, चर्चित अंतर सागरीय केनियन है, यानी कि ज्यादातर फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्यादातर जो है अंतर सागरीय कंदराओं की, यानी कि केनियन की, तो ज्यादातर जो केनियन है वह आपको कहां पर मिलेंगे, बेरिंग सागर, ठीक है, जो बेरिंग समुद्र है उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है केनियन मिलेंगे वहां पर। और जबकि हम बात करें जो स्थल भाग पर सबसे चर्चित जो केनियन है वह कौन सा है, तो जो कोलोराडो नदी पर द्वारा निर्मित जो ग्रैंड केनियन है, जो मैंने आपको बताया था यूएसए में है, तो नदी द्वारा बनने वाला केनियन, तो ग्रैंड केनियन ज्यादा फेमस है। तो ये सभी केनियन जो है आप अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आता है निमग्न द्वीप की। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी एक प्रवाल द्वीप के बारे में बताया, तो इसी प्रकार से एक द्वीप बनता है जो महासागर में होता है, उसे हम कहते हैं निमग्न द्वीप। ठीक है, यानी कि जो जल से मग्न हो गया है, डूब गया है, उसी को द्वीप कहते हैं। यह चपटे शिखर वाले एक प्रकार के क्या होते हैं, समुद्री टीले होते हैं। इनका निर्माण भी क्या होता है, ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसके उद्गार होने के फलस्वरूप होता है। अधिकांश जो निमग्न द्वीप है वह कहां पर मिलेंगे आपको, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मैंने आपको समुद्र टीले के बारे में बताया, जब वह क्या होते हैं कि ऊपर की ओर, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होने के फलस्वरूप क्या होते हैं कि एक के ऊपर एक जब लावा जमता रहता है तो वह पर्वत के रूप में क्या हो जाता है कि बाहर की ओर जो समुद्र का तल होता है उस पर आ जाते हैं। और हम जब बाहर से, ठीक है, स्थल भाग से जब हम देखते हैं तो जो समुद्री टीला है जो तल वाले हिस्से से बिल्कुल समुद्र का जो तल है उस पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें वह क्या होते हैं, जल से घिरे हुए भूभाग नजर आते हैं जिसे हम कहते हैं द्वीप। तो यह क्या कहलाते हैं, निमग्न द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्र टीला जब हमें बाहर समुद्र तल पर दिखता है तो उसे हम कहते हैं निमग्न द्वीप। इसके बाद भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लास्ट
कुछ और प्रमुख आकृतियों की, तो उसमें आता है तट। अब तट क्या होता है? ये जो है वह अपर्दन क्रिया, अपर्दन क्रिया का मतलब क्या होता है? जो समुद्री जल के द्वारा जब किसी चट्टान का क्षरण किया जाता है, कटाव किया जाता है, उसके फलस्वरूप होने से निर्मित जो है इसकी आकृति जो है बनती है तट। जो समतल शीर्ष वाले क्या होते हैं? उत्थान होते हैं। एक चीज मैंने आपको बता रखी है कि तट का निर्माण किस प्रकार से होता है? सागरीय जल के द्वारा। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो सागरीय तट पर अपरदन की क्रिया होती है और तट का निर्माण होता है। तट मुख्यतः आप जब देखेंगे कि जो स्थल भाग होता है, ठीक है, और जो जल भाग होता है, दोनों का जो मिलन वाला एरिया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जब आप कभी भी किसी स्थल भाग पर जाएंगे जहां से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं तट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यह क्या होते हैं? एक समतल शीर्ष वाले उत्थान होते हैं और महाद्वीपों के किनारे जो है स्थित होते हैं, ठीक है। तो यह तो आपको सभी जो है जानकारी होगी। जैसे कि आप अगर मुंबई के किनारे जाएंगे तो आपको मुंबई तट मिलेगा। इसके बाद गुजरात के किनारे अगर आप जाएंगे समुद्र वाले एरिया में, तो वहां पर आपको गुजरात का काठियावाड़ तट, इसके अलावा बहुत सारे तट हैं जहां पर आप समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। तो वहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अपरदन की क्रिया के होने के फलस्वरूप होता है। अब इसके अलावा एक और यहाँ पर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि जो समुद्र का जो तट होता है, यानी कि लगभग हम महाद्वीपीय निमग्न ढाल की बात करें, मग्न ढाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस वाला जो रीजन होता है उसमें क्या होता है कि जो मत्स्यन की बात की थी हमने, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मछली पालन के जो है केंद्र बनाए जाते हैं। अत्यधिक मछलियां जो क्या होती है, वह महासागर या समुद्र का जो बिल्कुल छिछला वाला पार्ट होता है, जैसे हम कहें कि समुद्र का तट या फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, तो वहां पर ही क्या होते हैं कि ज्यादातर बैंक, ठीक है, बैंक क्या होते हैं? ये मछली पालन के एक घर के समान होते हैं जहां पर मछलियों को रखा जाता है, उनका जो है पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है स्थान पर, अलग अलग स्थिति पर अलग अलग बैंक जो है मछलियों के पालन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि जो तट होते हैं उस पर इसी प्रकार के बैंक बनाए गए हैं, जैसे कि डोगर बैंक। जो डोगर बैंक है आपको ये है, यहाँ पर इस इमेज में आप देख पाएंगे कि जो ब्रिटेन है, इसके बाद जर्मनी है, और यहाँ पर आपको मिलेगा बीच में उत्तरी सागर, ठीक है। उत्तरी सागर में मौजूद है यहाँ पर डोगर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर बनाया गया है एक बैंक जिसमें क्या किया जाता है? मछलियों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार से आप उदाहरण के लिए जो तट का एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे रहे हैं मग्न ढाल की, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था कि जो मछलियों का पालन यहाँ पर किया जाता है, उसका सबसे बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रैंड बैंक। इस बैंक का नाम याद रखिएगा। जो ग्रैंड बैंक है यह आपको कहाँ पर मिलेगा? यह मैप है आपको उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर महाद्वीप की। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कनाडा और यूएसए। इसकी जब आप पूर्व दिशा में आएंगे तो इसका जो तट है, ठीक है, समुद्र वाला तट है, इस वाले रीजन में आपको यहाँ पर यह ग्रैंड बैंक अवस्थित मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ग्रैंड बैंक है वह कहाँ पर है? एक कनाडा का छोटा सा द्वीप हम कहें, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। इस न्यू फाउंडलैंड के समीप जो है ग्रैंड बैंक की स्थापना की गई, जहां पर मछलियों को रखा जाता है, उनको दाना खाना पानी जो भी है उनका पालन पोषण जो है वह किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मत्स्यन बैंक जो है कहाँ पर बनाए जाते हैं? तट के समीप या फिर मग्न ढाल के समीप बनाए जाते हैं। तो ये उदाहरण याद रखिएगा, किसे कहा जाता है यह भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर लास्ट और एक और आकृति बच जाती है फ्रेंड्स, तट के अलावा, जिसे हम कहते हैं शोल। अब शोल क्या है यहाँ पर समझिएगा। यह क्या है? एक निक्षेपण क्रिया का परिणाम है। निक्षेपण का तात्पर्य जो सागरीय जल होता है वह अपनी जलगति क्रिया करने के फलस्वरूप अवसादों का जो है किसी स्थान पर क्या कहते हैं? जमाव कर देता है, निक्षेपण कर देता है। तो उसकी क्रिया के होने के फलस्वरूप शोल आकृति का निर्माण होता है। तथा ये जलमग्न क्या होते हैं? उत्थान का विलग भाग है, ठीक है। जो जलमग्न वाला उत्थान का उठा हुआ हिस्सा होता है उससे ये अलग जो है हटा हुआ हिस्सा होता है। यहाँ जो होती है जल की गहराई क्या होती है? छिछली होती है, ठीक है। इसलिए यह क्या होते हैं? नौ संचालन के लिए खतरनाक होते हैं। अब दो डिफरेंस आप यहाँ पर समझेगा। एक मैंने आपको बताया तट के बारे में, जो तट होता है वहां पर क्या होता है कि अत्यधिक जो है नावों का संचालन किया जाता है। नावों का संचालन का तात्पर्य जैसे कि नौकाएं जो होती है, नाव का वहां पर परिचालन किया जाता है। वहां पर अत्यधिक जो हम कहें कि जली जो है परिवहन का साधन होता है, कहां पर? तट के रूप में। जो तट की गहराई होती है वह थोड़ी सी ज्यादा होती है शोल के सापेक्ष। तो वहां पर क्या होता है? तट के समीप नावों का संचालन जो है वह आसानी से हो जाता है, यानी कि नौ संचालन का सुगम रूप से आसानी से उसका जो है
यहाँ पर नो संचालन किया जा सकता है तट के समीप, क्योंकि उसकी जो गहराई होती है वह थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो शोल होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि यह निक्षेपण क्रिया से तो जन्म लेता है। एक डिफरेंस तो यह है तट से विपरीत, परंतु यहाँ पर जो है नावों का संचालन नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जो गहराई है वह क्या है, छिछली है। यानी कि जो है ये जो हिस्सा होता है शोल का, ठीक है, किसी अगर समुद्र वाले एरिया में, तो वहां पर जो छिछला वाला पार्ट होता है उसकी जो गहराई होती है वह कम होती है, इसलिए वहां पर नौकाओं का संचालन नहीं किया जाता। अगर वहां पर हम नावों का संचालन करते हैं तो नावें जो है क्या हो सकती है, टकरा सकती है, टूट सकती है, वहां पर आसानी से इनका संचालन नहीं कराया जा सकता है। तो ये दोनों सा डिफरेंस आप इस तट रेखा में और शोल में याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर चित्र की भांति अगर इसको समझे तो आप मुख्यतः यहाँ पर देखेंगे ये है क्या है, जलमग्न तट या फिर तट वाला रीजन। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा कि यहां पर थोड़ा सा तट के समीप ही, ठीक है, जो पास वाला रीजन होता है ना, वहीं पर जो है शोल का निर्माण होता है। ठीक है, बस दोनों की क्रिया होती है अलग अलग, एक अपर्दन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, और दूसरा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, दोनों की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंस होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्लियर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए आज का जो है क्वेश्चन रहेगा इसी टॉपिक पर बेस्ड कि महासागरीय नितल के उच्चावच क्या होते हैं। महासागर के विभिन्न उच्चावचों का क्या करेंगे आप, सचित्र वर्णन करेंगे 200 वर्ड लिमिट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो है क्लास है वह दी एंड होती है, और आज के लिए जो है मैं यही जो है अलविदा कहता हूँ। और आपको क्लास किस प्रकार से लग रही है प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद और शुभ रात्रि।